नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा, जब मैंने इसरो रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था तब आप सभी लोगों को ये बताया था कि इसका जो इंटरव्यू होता है वो बहुत हार्ड होता है। बहुत हार्ड ना बोल करके मैं बोलूँगा काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है। अलोंग विद दैट आप लोगों का जो इसमें पेपर होगा, जिसमें टेक्निकल पेपर होगा, उसका 50% वेटेज होगा और 50% वेटेज आपका इंटरव्यू का होता है। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ये सब कुछ आज मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा और इस सेशन में विद प्रूफ्स बताऊंगा। ठीक है। अब सबसे पहली चीज अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं वो है एक इंटरव्यू सेशन, जिसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए, उनके रिप्लाईज क्या मिले, स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया, और मैं जिस स्टूडेंट की आपको पूरी कहानी दिखाने वाला हूं वो स्टूडेंट ऐसा है जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 ली थी अपने इस इंटरव्यू में। ठीक है। इंटरव्यू के बाद जो उसकी रैंक आई थी वो ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। तो सेशन को पूरा देखिएगा, मैं पूरा एनालाइज करूंगा उसका इंटरव्यू और आप सभी लोगों को बताऊंगा आपको किस किस तरीके से तैयारी करनी है। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके स्टार्ट में। तो गाइज नेम है स्टूडेंट का रजत कुमार सिंह। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये भी आर्टिकल मुझे मिला है जो मैंने सर्च किया था, तो इस आर्टिकल के बेसिस में बता रहा हूँ। एंड ये थोड़ा ऑथेंटिक भी है, क्योंकि स्टूडेंट अगर अपने बारे में बता रहे हैं और इतने डिटेल में, तो काफी ऑथेंटिक होता है। इसमें से सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि भाई इनका रिपोर्टिंग टाइम जो इंटरव्यू का था वो सुबह 8 बजे था। ठीक है। कब की बात है? 22 सितंबर की बात है। इंटरव्यू कब हुआ? 12:25 पे, मतलब अराउंड 12:30। तो लगभग 4 साढ़े 4 घंटे आपको इंतजार करना पड़ता है, जिसमें स्टूडेंट पैनिक होते हैं, वो नहीं होना है। अब क्या हो रहा था यहां पर, इन्होंने सारी चीजें बताई हुई हैं। दैट आफ्टर फिलिंग सम फॉर्म्स वी ऑल एस्पिरेंट्स वर मेड टू सिट इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। स्लोली वन बाय वन पीपल वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। माय टर्न केम आफ्टर 4 लॉन्ग आवर्स। 4 घंटे तक आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हो। उस समय की जो घड़ी होती है वही होती है परीक्षा की घड़ी, क्योंकि जब आप जाओगे अंदर तो जिस माइंडसेट के साथ जाओगे वैसे ही आपको आंसर देने पड़ेंगे। आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बी कॉल्ड बिफोर लंच। We were told not to carry certificate folder in the interview room. There were 9-10 people, 9 से 10 लोग थे, including one female member sitting around a U-shaped table. Upon entering, I was asked to sit on a chair near the whiteboard. मतलब कि आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा उसमें व्हाइट बोर्ड भी होगा और जो यू शेप की टेबल उसमें 9 से 10 लोग बैठे होंगे। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब 9 से 10 लोग क्यों बैठाए जाते हैं? तो देखिए, 9 से 10 लोग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछने वाले मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लोग होंगे। ठीक है। बाकी 1 से 2 लोग आपके साइकोलॉजी के लिए बैठाए जाते हैं कि आप क्या नर्वस हो रहे हो, जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो आपके माइंडसेट के बारे में होते हैं, कुछ जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं वो भी होते हैं, कुछ जो आपसे इसरो के बारे में पूछेंगे वो भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो टेक्निकल नॉलेज को जज करने के लिए होते हैं। तो इस तरीके से 9 से 10 लोग की टीम बैठाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि चेयरमैन ने बोला, गुड आफ्टरनून, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया तैयार करो कि जब आप सामने वाले को इंट्रोड्यूस करो अपने बारे में तो हर एक चीज बढ़िया क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए इन्होंने आंसर में भी लिखा हुआ है कि इन्होंने किस तरीके से ग्रीट करा, किस तरीके से इन्होंने रिप्लाई दिया। सबसे पहले गुड आफ्टरनून मैम एंड सर्स। ये मत करना कि भाई गुड आफ्टरनून सर एंड मैम, देखो कर सकते हो, लेकिन इन्होंने सबसे पहले क्या दिया? इन्होंने सबसे पहले मैम को ग्रीट करा, फिर उसके बाद बाकी सर को करा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरा नाम रजत कुमार सिंह है। आई टोल्ड देम अबाउट माई स्कूलिंग, कॉलेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट वॉज वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मतलब कि इंट्रोडक्शन आपका लॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में आप लोगों को बताना है। अब जब आप इंट्रोडक्शन दो उसमें भी आ उ ई कुछ भी नहीं करना है, बढ़िया सा इंट्रोडक्शन देना, पहले से तैयार करके रखना। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया? एंड माय एरियाज ऑफ द इंटरेस्ट आर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, एचएमटी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन डिजाइन। मतलब इन्होंने सबसे पहले जो सबसे बढ़िया गेम खेला वो क्या खेला कि सामने वाले इंसान के पूछने से पहले ही,
क्योंकि अगला क्वेश्चन उनका ये हो सकता था कि आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बताओ और जिसमें आपको कमजोरी फील होती है, मतलब अब ऐसा तो कमजोरी नहीं फील होती, मतलब कहने का कि जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है ना, वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले ही बता दिया कि भैया मेरे ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। इन्होंने सबसे पहले इनको एक डायरेक्शन दे दिया कि आप जब क्वेश्चन पूछोगे तो इसमें पूछोगे, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों ने जो चीजें सीखी वो आप लोगों को समझ में रखना है कि भाई क्या क्या हुआ है। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे इन्होंने बोला that actually I was not fully prepared for machine design, so slowly told them machine design, right? Okay, जब slowly बताया मतलब धीमे से बताया, तो सीधे से M1 मतलब कि जो मेल पर्सन था, पहला इंसान, उन्होंने बोला व्हाट वाज योर लास्ट व्हाट इज योर लास्ट सब्जेक्ट, जो आपने लास्ट में बोला वो कौन सा था। फिर इन्होंने तुरंत आंसर दिया सर मशीन डिजाइन। ओके, अब इनके दिमाग में क्या आया, आई थॉट अब तो गया मैं कि भाई मशीन डिजाइन से ही क्वेश्चन ना आ जाए कहीं, है ना। अब देखो आफ्टर 3-4 सेकेंड्स मी सर इट इज एन अप्रोच। अच्छा, अब जैसे कि उन्होंने बोला कि मशीन डिजाइन, फिर उसके बाद पहले उसने बंदे ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला दैट ओके रिजल्ट व्हाट इज अ फेल सेफ अप्रोच। अब ये फेल सेफ अप्रोच जो है वो आपको डिजाइनिंग में ही देखने के लिए मिलेगी, राइट। अब देखो इन्होंने 3-4 सेकंड का टाइम लिया, फिर लिखा बोला दैट सर इट इज एन अप्रोच इन डिजाइनिंग, वी design our system or machine in such a way that there is minimal loss in terms of money and safety. For example, in the design of safety and shaft and keys, and we make our keys weakest member. In the boiler design also we provide safety walls so that in case of the over pressure our boiler will get safe, है ना। इन्होंने इसके बारे में बताया। अब देखो गाइज, हमेशा जब भी कभी इंटरव्यू होता है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इंटरव्यू जिस तरीके से हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आप आंसर दे रहे हो। अब इन्होंने इतना बखूबी आंसर दिया और इन्होंने बखूबी आंसर में कुछ चीज जो छोड़ी थी वो एग्जामिनर के लिए, वो क्या छोड़ा कि जब इन्होंने डिजाइन के बारे में बात करी, अब डिजाइन में भी इन्होंने बता दिया अबाउट द बॉयलर, राइट। अब बॉयलर से दो चीजें क्लियर होती है, या तो वो बॉयलर के बारे में पूछने लग जाएंगे, या फिर बॉयलर में गए तो बॉयलर से फिर हाइड्रोलिक्स में या फिर पावर प्लांट में चले जाएंगे, है ना, या फिर वो सॉम में आएंगे। अगला क्वेश्चन मेल 2 ने पूछा टेक अ मार्कर एंड ड्रॉ अ थिक सिलेंडर। अब देखो यहां पर क्या था, थिक सिलेंडर बनाना था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए। हाउ विल यू क्लासिफाई थिन एंड थिक सिलेंडर्स। अब इन्होंने जब थिक सिलेंडर बनाया, अब थिन सिलेंडर तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, थिक सिलेंडर और थिन सिलेंडर के बीच में जो डायमीटर और थिकनेस का रेशियो होता है ना, उसके बारे में इन्होंने पूछा, इसमें आपको बताना था। इन्होंने क्या बोला, सर इफ द वॉल थिकनेस इज लेस देन अबाउट 7% ऑफ द इंटरनल डायमीटर देन वी ट्रीट एज अ थिन अदरवाइज थिक। ओके, अब मेल 2 ने बोला ओके ड्रॉ वन मोर सिलेंडर ओवर इट एंड देयर इज अ फ्लूइड इनसाइड इट। अब देखो एक सिलेंडर बनवाया, ठीक है, सिलेंडर के बारे में पूछा थिक थिन, अब उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स लेकर के आ रहे हैं। दोनों ने बोला कि भाई एक और सिलेंडर बनाओ और उसके अंदर फ्लूइड डाल दो। टेल मी हाउ विल दिस हुप स्ट्रेस वेरी फॉर बोथ सिलेंडर्स, कि भाई दोनों सिलेंडर के लिए जो हुप स्ट्रेस होगा वो वेरी कैसे करेगा। अब आप जब हुप स्ट्रेस पढ़ते हो तो हुप स्ट्रेस में आपने क्या क्या चीजें देखी, हुप स्ट्रेस में आपने देखा कि भाई ये तो सर्कमफेरेंशियल है, राइट। अब सर्कमफेरेंशियल में आप आउटर सर्कमफेरेंस के लिए निकालते हो, इंटरनल सर्कमफेरेंस के लिए निकालते हो, या फिर कैसे आपकी वैल्यूज निकलती हैं, उनके बारे में इन्होंने पूछ लिया कि भाई टेल मी द हुप स्ट्रेस वेरी फॉर बोथ द सिलेंडर्स, कि भाई दोनों सिलेंडर के लिए किस तरीके से हो सकता है। कॉन्सेप्ट देख रहे हो जो मैंने बोला था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। अब देखो इन्होंने क्या आंसर दिया, इन्होंने सीधा बोला, सबसे पहले बना दिया, ड्रॉ कर दिया, राइट, और ड्रॉ में जो डायग्राम में ग्राफ होता है वो ग्राफ बनाया होगा। फिर उसके बाद M2 दूसरे बंदे ने फिर से पूछा व्हाट इफ देयर इज एक्सटर्नल प्रेशर एंड नो इंटरनल फ्लूइड, राइट, कि भाई वहां पर होगा तो क्या करेंगे। तो इन्होंने फिर से एक डायग्राम बनाया, M2 ने बोला गुड। अब दो बंदे पूछ चुके हैं, दो मेल इंसान पूछ चुके हैं। M3 तीसरे इंसान की बारी आई, इन्होंने बोला ड्रॉ वन कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड एट वन एंड एंड टेल मी द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, कि भाई ये कैंटिलीवर बनाना है। लो कैंटिलीवर बना दिया, ठीक है। अब कैंटिलीवर बनाने के बाद इन्होंने बोला फ्री एंड पे ऐसे लग रहा है और इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपको बताना है, ठीक है। ओके, जब इन्होंने डिफ्लेक्शन के बारे में बोला, इन्होंने क्या बोला, मी ट्राइंग टू इंप्रेस स्टार्टेड डिराइविंग द फॉर्मूला, जैसे मैं डिराइव करने लगा, ओके तो इन्होंने क्या बोला M3 ने, जस्ट टेल मी द फॉर्मूला,
सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला बताओ, डिराइव मत करो। इन्होंने तुरंत डिराइव नहीं किया, इन्होंने तुरंत बता दिया WL³/3EI, ठीक है, जो इसमें है। फिर उसके बाद M3 ने बोला कट इट इनटू 2 पीसेस एंड टेल मी अबाउट द shear फोर्सेस एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब इन्होंने बोला कि भैया इनको 2 पीस में तोड़ दो, और 2 पीस में तोड़ने के बाद मुझे shear स्ट्रेस यहां का बताओ और मुझे shear स्ट्रेस यहां का बताओ। कॉन्सेप्ट देख रहे हो, हैं बहुत सिंपल सिंपल। ऐसा नहीं कि बहुत तोप चीज या बहुत फाड़ू चीज पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ जो रहे हैं वो किस कॉन्सेप्ट के बेसिस में पूछ रहे हैं कि भैया दो पार्ट में इसको तोड़ो, अब बताओ जरा इसका shear स्ट्रेस इस पार्ट पोर्शन का क्या होगा, यहाँ पे shear स्ट्रेस क्या होगा। इस तरीके से पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा है, राइट। भाई सिंपल सी बात क्या है, जब आप shear स्ट्रेस को ड्रॉ करते हो तो किस तरीके से करते हो, फोर्स इंटू लेंथ के बीच में, है ना। और जब आप इसमें ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि एक रेक्टेंगल ही बन के आना है। अब 2 पोर्शन में तोड़ दो, उसके बाद भी इक्वली आएगा, राइट। ओके, अब इन्होंने ड्रॉ किया 2 हाफ बीम्स एंड शोड द shear फोर्स। अब shear फोर्स इन्होंने दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉ इजीली, ड्रॉ द shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो shear फोर्स बना दिया, अब इन्होंने बोला भैया बेंडिंग मोमेंट भी बना के दिखाओ, बेंडिंग मोमेंट भी बना दिया, ट्रायंगल बनेगा। देन हाउ विल shear स्ट्रेस वेरी। अब देखो shear स्ट्रेस वेरी के बारे में तो ड्रॉ ट्रांसवर्स shear स्ट्रेस वेरिएशन, है ना, जिसमें डी शेप इन्होंने दिखा दिया, राइट। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मैक्सिमम shear स्ट्रेस, कि भाई एवरेज और मैक्सिमम shear स्ट्रेस के बीच में रिलेशन क्या होता है ना। अब इसमें देखो, अगर एक इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें तो आप ये भी पूछ सकते हो कि सर जी सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि भाई बीम किस शेप की है, तो थोड़ा सा सामने वाला इंसान और थोड़ा इंप्रेस हो सकता है ना, कि अच्छा ये तो इतना पूछ रहे हैं। फिर उसमें तो आप और भी वेरिएशंस दे सकते हो। इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया 3/2 टाइम्स ऑफ द एवरेज, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद जैसे इन्होंने 3/2 टाइम्स ऑफ द एवरेज बोला तो उन्होंने तुरंत अगला क्वेश्चन फेंक दिया, और वो फेंक दिया कि मान लो अगर बीम सर्कुलर है तो व्हाट इफ बीम इज सर्कुलर, राइट। और अगर यहीं पर ही आपने क्वेश्चन पूछ लिया होता कि सर जी बीम कौन सी है, तो वहां पे एक इंप्रेशन भी बन जाता। और यहां पर ये जो 2 आंसर इन्हें देने पड़े, 2 की जगह इन्हें एक ही आंसर में काम हो जाता है ना, व्हाट आई फील। आफ्टर दैट M4 चौथे बंदे ने वापस पूछा, चौथा मेल, राइट। अब इनमें से देयर इज अ रेक्टेंगुलर बीम हैंगिंग विद अ केबल ऑन क्रेन, ओके, द वेट ऑफ द बीम इज 10 टन्स, एंगल बिटवीन केबल इज 60 डिग्रीज, व्हाट विल बी द टेंशन इन द केबल, राइट। इन्होंने बढ़िया ड्रॉ किया और इन्होंने आंसर दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब देखो अगले क्वेश्चन में M5 पांचवें इंसान ने पूछा, डू यू नो प्रोजेक्टाइल मोशन, फिजिक्स का बंदा, प्रोजेक्टाइल आ रहा है, फिजिक्स या फिर मैकेनिक्स, ठीक है। इन्होंने यस सर बोला। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से पूछ लिया कि अच्छा सबसे पहले सबसे ज्यादा रेंज किस एंगल पे होती है, इन्होंने बता दिया 45 डिग्री पे। फिर उन्होंने बोला राइट रिजिड बॉडी इक्वेशन ऑफ मोशन, इन्होंने रिजिड बॉडी इक्वेशन ऑफ मोशन बता दिया, राइट। एंड आई डोंट नो इफ इट वाज राइट और रॉन्ग बट दे स्माइल्ड, है ना, भाई पता नहीं है फिर भी बना दिया, तो इसमें फिर यही हो जाता है। फिर उसके बाद आई वाज थिंकिंग, इनको भूख नहीं लगी क्या, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा था इनका, है ना, तो इसलिए इन्होंने पूछा। फिर उसके बाद M6 छठवें मेंबर ने पूछा, इफ आई गिव यू पेरीमीटर 12 मीटर कैन यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मैक्सिमम एरिया, कि भैया पेरीमीटर हमें बता दिया है और डायमेंशन हमें मैक्सिमम एरिया का बताना है कितना होगा। तो इन्होंने बस इस तरीके से फॉर्मूला लगाया और आंसर दे दिया, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, अब देखो 6 लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है। अब बारी आती है फीमेल मेंबर की। फीमेल मेंबर आई, रजत आई थिंक यू आर टायर्ड नाउ, टेक अ सीट। अब भाई इतने टाइम से बोर्ड पर ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो पूरे जान लिए। कॉन्सेप्ट जानने के बाद इन्होंने बैठाया, फिर उसके बाद इन्होंने बोला वी विल आस्क समथिंग रिलेटेड टू इसरो। 6 लोग जो थे वो टेक्निकल थे, उन्होंने मैकेनिकल के बारे में पूछा। जितना भी आपका डेप्थ नॉलेज हो सकता है वो सारा का सारा डेप्थ नॉलेज उन्होंने चेक कर लिया इन 6 लोगों ने सबसे पहले। अब इन्हें ये लगा कि हाँ चलो टेक्निकल क्वेश्चन हो चुके हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होने के बाद अब कुछ नॉन टेक्निकल पे आते हैं। नॉन टेक्निकल पे सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि भैया इसरो के एग्जामिनेशन में इंटरव्यू में बैठे हो तो इसरो के बारे में पढ़ के जाओ, सिर्फ फुल फॉर्म नहीं, हर एक चीज, कि इसरो कब स्टैब्लिश हुआ, कहां से क्या चल रहा है, चेयरपर्सन कौन है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या आगे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, क्या हमारे फेलियर्स हुए, हर हर एक चीज, राइट। अब इन्होंने बोल दिया कि रिलेटेड टू इसरो डू यू नो व्हाट वाज द लास्ट मिशन ऑल अबाउट, कि भाई लास्ट मिशन किसके बारे में था। फिर उन्होंने बता दिया कि यस मैम लॉन्च ऑन PSLV C39, इंडिया इज डेवलपिंग इट्स ओन GPS, ये वो सारी चीजें जितना भी उन्होंने पढ़ा था वो सारी चीजें बताई, राइट। अब देखो यहां पर इन्होंने
लिखा सबसे लास्ट में, दिस मिशन वाज अनसक्सेसफुल बिकॉज हीट शील्ड डिड नॉट सेपरेट। अब इन्होंने अगले क्वेश्चन के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी हुई थी कि भाई मुझसे अगर कुछ इसरो के बारे में पूछा, मिशन वगैरह के बारे में पूछा, वहां पर मैं एक टर्म जरूर लेकर के आऊंगा हीट शील्ड के बारे में। और जैसे ही इन्होंने हीट शील्ड पहले क्वेश्चन में दिया, फीमेल ने तुरंत पूछ लिया व्हाट इज हीट शील्ड। भाई सिंपल सी बात है। तो आप देख रहे हो, आप अपने हिसाब से एग्जामिनर से क्वेश्चन फॉर्म करवा सकते हो इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू प्ले विथ दिस इंटरव्यू राउंड, राइट। ओके, अब इन्होंने हीट शील्ड के बारे में बोला। अब इन्होंने तुरंत बोल दिया मैम दिस इज लाइक अ कवर फॉर आवर पेलोड एंड ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें इन्होंने बता दिया, राइट। अब इन्होंने जैसे ही इन्होंने बताया तो भाई फीमेल जो थी उन्होंने बोला यस वी आर डन नाउ, है ना। फीमेल ने बोला वी आर डन नाउ, थैंक यू। मैंने बोला थैंक यू मैम। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही थैंक यू हुआ तो जब आपका इंटरव्यू खत्म होता है तो इंटरव्यू के ही उससे पता चल जाता है, इंटरव्यूअर के एक्सप्रेशन से, कि वो खुश हैं कि नहीं है। इन्होंने लिखा दैट एवरीवन वाज स्माइलिंग अ बिग साइन ऑफ रिलीफ एट दैट मोमेंट। भाई मुझे लगा कि हाँ चलो अच्छा है, सब लोग स्माइल कर रहे हैं, मतलब सब बढ़िया के है, ठीक है। इसके बाद My interview went for about 35 to 40 minutes। 35 से 40 मिनट तक इन्होंने सारी चीजें करी। इन्होंने जितने क्वेश्चंस लिखे हैं इतने वो क्वेश्चंस हैं जो इन्हें याद हैं, जो याद नहीं है वो तो नहीं पता, राइट। ओके, नाउ दिस वाज प्योरली टेक्निकल। इन्होंने बताया कि जो आपका था 35 से 40 मिनट प्योरली टेक्निकल था, थोड़े बहुत क्वेश्चन इनसे पूछे गए। ओके, द मेन थिंग इज इफ यू आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड डोंट बी नर्वस। भाई सिंपल सी बात है, आपसे इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर कोई नर्वस होने लग जाता है। इवन वो जो 3 से 4 घंटे इंटरव्यू में बैठने का टाइम है उसमें भी आप नर्वस होते हो, ठीक है। डोंट बी नर्वस। इन इंट्रोडक्शन ओनली टेल देम अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको पॉइंट बोला कि भाई पहले क्वेश्चन पूछने से पहले ही बता दो, राइट। ओके, दे डिडंट आस्क अबाउट माई प्रोजेक्ट। इन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, आप लोगों को आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हम लोग इसको हल्के में लेते हैं, पैसे वैसे दे करके बनवा लेते हैं और कुछ पता नहीं होता, लेकिन आप लोगों के लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को लेकर के चलो, क्योंकि ये क्या है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर रिसर्च वर्क होता है और यहां पर प्रोजेक्ट्स की बहुत वैल्यू होती है। तो इसलिए अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में जानना, और वो कोई नहीं देखने वाला कि तुमने फाइनल ईयर में क्या सबमिट करा था। कोई भी बढ़िया सा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट अपने दिमाग में सोचो कि यार ये प्रोजेक्ट रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा अपनी पूरी कहानी बना लेना कि किस किस तरीके से करा, उसमें क्या चीजें हुई, क्या क्या हमने इवॉल्व करा, है ना। मोस्टली मैंने इसके लिए क्या तैयार किया था मैं भी बता दूं, मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिया था ऑटोमोबाइल के ऊपर, राइट, कार डिजाइनिंग को लेकर के। तो कार डिजाइनिंग में अब मुझे डिजाइनिंग पसंद थी तो मैंने डिजाइनिंग सब्जेक्ट पकड़ा हुआ था, तो कार डिजाइनिंग पे लिया हुआ था। फिर उसमें उन्होंने पूछा कितने मेंबर थे, हमने बता दिया इतने इतने मेंबर थे। अब कार में क्या क्या होता है, स्टीयरिंग की डिजाइन, ये डिजाइन वो डिजाइन, डिजाइनिंग के बारे में मैंने पकड़ लिया था। मेरे एक दोस्त ने सस्पेंशन के बारे में पकड़ लिया था कि सस्पेंशन क्या है, एक और पार्टनर था उसने इंजन के बारे में पकड़ लिए थे। पूरी कहानी बना करके बढ़िया तरीके से फॉर्म करी थी, ठीक है। ओके, इन्होंने मेरे लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा। आई आंसर्ड अबाउट एवरीथिंग बट इफ यू डोंट नो द आंसर टेल देम डायरेक्टली। भाई नहीं पता तो नहीं पता। इनको कितने मार्क्स मिले, आई गॉट 83.11 इन द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में ये 83.11 मार्क्स लेकर के आए थे और इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, राइट। ये एक्चुअल एंड ऑथेंटिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिखाए इसरो के ही, ठीक है। और ये स्टूडेंट ने ही पोस्ट किया हुआ था जहां से मैंने सर्च करके निकाला है और आपको दिखाया है। देखो गाइज, ऑल दो ये देखा जाए तो ये जो इंटरव्यू हुआ है वो 2017 में हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, शेर अगर 5 साल का है तो भी पंजा वैसे ही मारेगा, शिकार वैसे ही करेगा। शेर अगर 15 साल का है तो भी शिकार में चेंजेस थोड़ी ना कर देगा। हायाबूसा लेकर के या फिर कार लेके थोड़ी ना शिकार करने जाएगा, जाएगा तो वैसे ही ना, दबोचेगा तो उन्हीं पंजों से ना। तो इसी तरीके से इंटरव्यूज भी होते हैं भाई। इंटरव्यू आपका 5 साल पुराना, 8 साल पुराना है, फिर कितना भी है, आपको एक आइडिया लग रहा है। जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो बात अभी मैंने आपको दिखाई है कि किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल
तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको आंसर देना है। इसी तरीके से गाइस मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरव्यू क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और मैं खुद भी इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाऊंगा भी आप लोगों के लिए, उनके आंसर भी प्रोवाइड करूंगा सो दैट वो क्या क्या पूछ सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अभी जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रॉकेट से बन सकते हैं, है ना, रॉकेट में किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ आप बता सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके इसरो से ही रिलेटेड, राइट। और इसरो के नॉन टेक्निकल भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। अलोंग विद दैट आप सभी लोगों को ये भी बता दूं कि मैं पर्सनल मेंटरशिप भी दूंगा आप सभी लोगों को, ठीक है। और आपके जो 50% का वेटेज है इंटरव्यू का वो भी आपको क्लियर करवाऊंगा। अलोंग विद दैट जो आपके 50% का वेटेज आपके टेक्निकल एग्जाम का है वो भी आपको क्लियर करवाऊंगा अलोंग विद एप्टीट्यूड, ठीक है। बस अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पे नहीं जुड़े हो तो आज ही जुड़ जाओ। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आएंगी जहां पर आप बहुत कुछ सीखोगे। रिक्रूटमेंट में बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं 160, और आपका नाम हो सकता है उन 160 खुश नसीब स्टूडेंट्स में जो अपने नाम के आगे साइंटिस्ट लगाने वाले हैं। तो मेरे साथी मेरे यार हो जाओ तैयार, क्योंकि अब की बार तो इसरो, एसएससी, आरआरबी सब कुछ पार। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगर अपन नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर एक स्माइल अभी आपके चेहरे पे आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल के साथ फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।